हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते लगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी? 40वां संविधान संशोधन, 41वां, 42वां या फिर 43वां? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 41वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसके माध्यम से लोक सेवा आयोग के सदस्यों की उम्र जो है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर देखें हम 40वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है समुद्री क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो महाद्वीपीय मग्न तट, क्षेत्रीय जल की सीमाएं और इनका जो निर्धारण है यह निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो सही इसका 40वां संविधान संशोधन द्वारा EEZ का निर्धारण किया गया था। ठीक है, 41वां संविधान संशोधन द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं इनकी आयु को, जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। और 42वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इससे संविधान में 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और बहुत से बदलाव किए गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसी माध्यम से इसीलिए जो है 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है इसमें 42वां संविधान संशोधन द्वारा आपका मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए जो मंत्रिमंडल की सलाह माननीय बाध्यकारी है ये भी इसी के तहत जोड़ा गया था। मतलब बेसिकली इसमें प्रावधान ये कहा गया था, पहले ये क्या कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करेगा। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए सलाह को राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी होगा। तो राष्ट्रपति को जो सलाह मानना वो बाध्यकारी कर दिया गया था। आगे फिर जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए सलाह को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, इसको जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा फिर से हटा दिया गया था। और 43वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, जो कि 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र हैं इनके तहत न्यायिक समीक्षा और रीट जारी करने के अधिकार को, मतलब क्या किया गया था, बरकरार रखा गया था। ठीक है, कि इनका जो रीट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, यह अनवरत मतलब चलता रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने की जो विशेष शक्ति है वो भी 43वें संविधान संशोधन द्वारा ही दिया गया था। ठीक, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है कि राज्य लोक सेवा आयोग की सेवानिवृत्ति जो सदस्य हैं इसके उनके सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। वो किया गया था 41वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत उल्लिखित है? दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, पशु के प्रति क्रूरता का निवारण, औषधि और विष, कृषि स्रोतों से आय पर प्राप्त कर। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कर समवर्ती सूची में है, तो इसमें दिवाला और शोधन अक्षमता ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ये भी जो है समवर्ती सूची का है। और औषधि एवं विष जो है ये भी समवर्ती सूची का है। ठीक है, बाकी कृषि स्रोतों से आय पर जो कर लगाया जाता है यह राज्य सूची का विषय है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रावधान वाले राज्य संविधान सभा में जो संविधान में जो अनुच्छेद के माध्यम से विशेष प्रावधान किया गया इसमें कौन सही सुमिलित नहीं है? नागालैंड का अनुच्छेद 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश 371 डी और अरुणाचल प्रदेश 371 एच। कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नागालैंड की अगर हम बात करें, नागालैंड का जो विशेष उल्लेख किया गया वह 371 ए में किया गया। ठीक है, 371 ए में। 371 बी की अगर हम बात करें, इसमें असम को विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक, और इसमें मणिपुर की बात करें, मणिपुर को अनुच्छेद 371 सी में, आंध्र प्रदेश को 371 डी, तेलंगाना जो है इसको 371 ई में। ठीक, 371 ई में। और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश को 371 एच में और 371 एफ
371F की बात करें तो इसमें जो है मिजोरम, 371F जो है इसमें सिक्किम का उल्लेख किया गया, मिजोरम नहीं है। 371F में सिक्किम का, 371G में मिजोरम का उल्लेख किया गया, ठीक है, मिजोरम 371। जो आपका जी है इसमें मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख किया गया है। जो 371 आई है, 371 आई, इसमें जो है गोवा का विशेष उल्लेख किया, कह सकते हैं कि गोवा को विशेष दर्जा दिया गया है। और 371 जे जो है इसमें कर्नाटक को विशेष दर्जा दिया गया, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नागालैंड 371 ए, ठीक है। 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश, ई में तेलंगाना, 371 एफ में सिक्किम, 371 जी में मिजोरम, 371 एच जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश, 371 आई में गोवा, और जो जे है उसमें कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो है कई बार यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में सही है? इसने बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया। इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 की अगर हम बात करें, इसके द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्ति दे दी गई थी, ठीक है। और सिविल सेवकों के चयन के लिए, इसी अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करने की बात की गई थी। हालांकि इसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन बात जो है वो किया गया था, ठीक है। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान कब किया था? 1934, 1935, 1938 या फिर 1940? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 में। 1935 में देखिए, सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन की मांग की थी, कम्युनिस्ट आंदोलन के जो अग्रणी एम.एन. रॉय थे, इनके द्वारा किया गया था 1934 में। 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे 1935 में संविधान सभा का मसौदा तैयार करके औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान किया था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में यह घोषणा किया गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बाह्य हस्तक्षेप से रहित स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको जो मान्यता दी गई थी 1940 में, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था, इसमें जो है संविधान सभा के गठन के सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई थी, ठीक है। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछा है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1935। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है किससे लिया गया है? द्विसदनात्मकता व्यवस्था की अगर हम बात करें, यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें, मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान लिया गया है, ठीक है, वो लिया गया है आपका रूस से, और संविधान संशोधन लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 4, 3। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 12वीं, 11वीं या फिर 9वीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 12वीं अनुसूची मुख्य रूप से नगर पालिका से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 18 विषय नगर पालिका को दिए गए हैं, जिसपे जो है नगर पालिका, जिससे संबंधित नगर पालिका कानून बना सकती है, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था नगर पालिका को, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड, झारखंड। महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड, झारखंड, इनके गठन के आधार पर जो है इन्हें लगाना है, अर्थात क्रम से लगाना है, ठीक है।
देखिए अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था, ठीक है, 1960 में। नागालैंड की बात करें, नागालैंड का जो गठन है 1963 में हुआ था, 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। तेलंगाना की बात करें, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। झारखंड की बात करें, झारखंड का जो गठन हुआ था वह 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रीट से संबंधित सही नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास रीट जारी करने की शक्ति थी। उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को किसी राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर, ठीक है, किसी राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर, मतलब जिस राज्य में वह हाई कोर्ट स्थित है उस राज्य का अधिकार क्षेत्र जहाँ तक है बस वहीं तक रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे भारत में कभी भी कहीं पूरे भारत में कहीं भी रीट जारी कर सकता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के लिए रीट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट उस राज्य के लिए ही रीट जारी कर सकता है जिस राज्य में वह स्थित है, ठीक है। तो डी जो है वो गलत हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? केशवानंद भारतीवाद, भारत की संप्रभुता और एकता, मतलब ये दिया है कि कुछ वाद दिए गए हैं और किसमें जो है मूलभूत ढांचा, मतलब किसे मूलभूत ढांचा घोषित किया गया था किस वाद में, उसे आपको बताना है कि सुमेलित है कि नहीं है। केशवानंद भारतीवाद में भारत की संप्रभुता और एकता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। मिनर्वा मिल्सवाद में न्याय की समीक्षा को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। इंदिरा साहनीवाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और एसआर बोम्बईवाद में पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो गलत है, ऑप्शन सी गलत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इंदिरा साहनीवाद में आधारभूत ढांचा, इंदिरा साहनीवाद की अगर हम बात करें इसमें जो है कानून का शासन, इंदिरा साहनीवाद में कानून के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था, ठीक है। कानून का शासन आधारभूत ढांचा घोषित होगा यह जो है इंदिरा साहनीवाद में किया गया था और यह निर्णय कब आया था? 1992 में, 1992 में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो कुमार पद्म प्रसाद मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था और यह भी निर्णय जो आया था यह 1992 में ही आया था, ठीक है। तो सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में सही है? आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है। प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है गलत है, दोनों विकल्प गलत है। देखिए मैं क्या कहा कि आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देख आंतरिक अशांति की अगर हम बात करें उन जो आपका अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 के तहत जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था इसके पहले जो आंतरिक अशांति है या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का एक आधार होता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया और ये बोला गया कि अब जो आंतरिक आपातकाल की घोषणा की जाएगी वह आंतरिक जो आपातकाल की घोषणा की जाएगी राष्ट्रीय आपातकाल की वह आंतरिक अशांति के आधार पर न होकर के सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा, ठीक है। और यह प्रावधान जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। और दूसरा भी आपका गलत है क्योंकि यह जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जो आपातकाल है वो जारी कर सकता है, ठीक है। और इसको भी जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा ही प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है। इसके पहले प्रावधान ये किया गया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर
राष्ट्रीय आपातकाल जारी कर सकता है, लागू कर सकता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें भी बदलाव कर दिया गया और ये कहा गया कि अब केवल मंत्री की या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं होगा, बल्कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाएगा, जारी किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था या फिर निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नीति आयोग या भारतीय गुणवत्ता परिषद। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय गुणवत्ता परिषद। भारतीय गुणवत्ता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किसी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया जाए, कह सकते हैं कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, और भारतीय गुणवत्ता परिषद का स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था सबसे पहले 1996 में। ठीक है, 1996 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और नीति आयोग, इन तीनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में सही है? संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनके कार्यकाल का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। और इसमें अगर हम देखें तो संविधान जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल का निर्धारण नहीं करता है। और इसमें जो प्रावधान किया गया है वह केवल यह है कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक यह पद पर बना रहेगा, और कितनी बार पद पर बना रहेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। 5 वर्ष तक रहेगा, 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अधिकतम कितनी बार तक यह बन सकता है, लेकिन केवल इतना कहा गया है कि अधिकतम या 65 वर्ष की उम्र तक पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा इसे शपथ दिलाई जाती है, ये भी आपका सही है, ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय, एल एम सिंघवी, जी वी के राव। इन्हें क्रम से लगाना है। इन्हें जो ये समितियाँ जो स्थापित की गई थी इन्हें क्रम से लगाना है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें जो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था, यह किया गया था 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन जो है यह 1977 में किया गया था। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। और जी वी के राव समिति का जो गठन है यह किया गया था 1985 में। ठीक, एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था, 1986 में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 2143, ऑप्शन सी, 2143। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, संसद में कार्य साधक संख्या, राजभाषा का प्रयोग या फिर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी विकल्प आपके सही हैं, सभी विकल्प सही हैं, अर्थात इन सभी में संशोधन जो है साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो है अगर हम बात करें जो साधारण बहुमत से संशोधन किया जाएगा, नए राज्य की स्थापना हो गया, नए राज्य का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन, संसद में कार्य साधक संख्या, सांसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, राजभाषा का प्रयोग, संसद में प्रक्रिया का नियम, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, केंद्र शासित प्रदेश से कोई संबंधित कोई मामला हो, इन सब में जो संशोधन है वो साधारण बहुमत से ही किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही है?
इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद सृजित किया गया और इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषद के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? इसके द्वारा प्रांतीय स्तर पर, इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषद के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया गया। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषद के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया गया। ठीक, यह किया गया था कब किया, किसके माध्यम से किया गया था? 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषद के विचारात्मक कार्यों का विस्तार। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था और 1909 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय स्तर दोनों पर विधान परिषद के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया गया था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और शेयर अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर कर दें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निलंबन से संबंधित है? अनुच्छेद 317, 318, 319 या फिर 320? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 317 जो है, अनुच्छेद 317 यह लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने और उन्हें निलंबित करने का उल्लेख करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 317 ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 318 अगर की बात करें, इसके अंतर्गत आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने का उल्लेख किया गया है। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा या कह सकते हैं कि इनके सदस्य न रहने पर पद धारण करने से प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के जो कृत्य हैं अर्थात कार्य जो है इनका उल्लेख किया गया। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन स्टॉकहोम अभिसमय के बारे में सही है? यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है और भारत ने इसे 2006 में अनुमोदित किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। अगर हम बात करें स्टॉकहोम अभिसमय या स्टॉकहोम कन्वेंशन की, तो यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जैविक प्रदूषकों से होने वाली हानि से संबंधित उसे सुरक्षा देने के लिए ये की गई एक संधि है, न कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लेड ग्लास पैनल, कैडमियम इंफ्रारेड डिटेक्टर, पारा थर्मोस्टेट, बेरियम मदरबोर्ड? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेरियम मदरबोर्ड, यह गलत है। ठीक है, बाकी लेड ग्लास पैनल, कैडमियम इंफ्रारेड डिटेक्टर, पारा थर्मोस्टेट। ठीक है, और तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी सही है। और बेरियम की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जो है आपका CRT, उसके अंतर्गत जो है जो अग्र पैनल में प्रयोग किया जाता है, उसके साथ नरम चांदी समान जो सफ़ेद धातु होती हैं सब जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित गैसीय प्रदूषकों में से कौन सा क्षोभ मंडल में पाया जाता है? ओजोन, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन के सल्फाइड? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य और पवित्र उपवन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? गोवा में सरना, झारखंड में देवराई, केरल में देवगुंडी और महाराष्ट्र में साराकाबू? यह जो है आपको बताना है, राज्य और उपवन को स्थायी नामों युग में जो है ये बनाना है। ठीक है, मतलब सुमेलित करना है। लेकिन इनकी अगर हम बात करें, गोवा में जो है यह जो पवित्र उपवन है देवराई और पन्ना, यह गोवा में स्थित पवित्र उपवन है। ठीक है, और झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड में जो पवित्र उपवन है वो है सरना, केरल में पवित्र उपवन सारा काबू हो गया और काबू, यह जो है केरल में है, महाराष्ट्र में है देवगुड़ी, देवराय और देवराहटी, यह सभी पवित्र उपवन जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2-1-4-3, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 2-1-4-3। निम्नलिखित कथनों में से कौन ट्रैफिक के बारे में सही है? यह जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लिए वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करता है और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। और ट्रैफिक का जो गठन किया गया था, ठीक है, यह इसका जो स्थापना किया गया था, यह WWF और
आयुसियन द्वारा मिल करके ट्रैफिक का गठन किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? जल प्रदूषण निवारण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या फिर जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। किसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था, यह आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो अपनी शक्ति प्राप्त करता है और इनके जो कार्य दिए गए हैं वह जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 दोनों के थ्रू मिलता है। ठीक है, लेकिन स्थापना जल प्रदूषण 1974 के तहत हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प हिमालयी यौक के बारे में सही है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा इसे खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है और यौक बोवाइन जो है यह आदिम प्रजाति के पशुओं से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं और वह ज्वालामुखी कहाँ पे उसे सम्मिलित करना है। ठीक है, माउंट किनाबालू ज्वालामुखी की अगर हम बात करें या मलेशिया में स्थित है। ठीक है, एलबुर्ज ज्वालामुखी है ईरान में। एकांकागुआ ज्वालामुखी जो है यह अर्जेंटीना में है और किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 4, 1, 3। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? रंजीत घाटी है सिक्किम में, ललमटिया झारखंड में है, करणपुर है तेलंगाना में है और रामपुर हिमगिरी है उड़ीसा में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करणपुर की अगर हम बात करें, करणपुर जो है यह कहाँ पे है? झारखंड में है, झारखंड में करणपुर है। ठीक, ऑप्शन सी। बाकी सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप के बारे में सही है? लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हैं। अमीनी द्वीप इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। अमीनी द्वीप इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मरुस्थल के बारे में सही है? यह अरावली श्रेणी के पश्चिमी छोर पर स्थित है और इस क्षेत्र में 150 मिमी से कम वर्षा पाई जाती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र लंबी नदी है। कौन सा विकल्प इसका सही है बताना है। कौन सा विकल्प इसका सही है आपको जी बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, जो भारतीय मरुस्थल का विस्तार है, जो अरावली पर्वत है, इसके पश्चिम में है। इसके पश्चिम में इसका विस्तार पाया जाता है और यहाँ पे वर्षा जो है लगभग 150 मिमी से भी कम पाया जाता है और इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एकमात्र जो लंबी नदी है वो आपकी लूनी है। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। सोन नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से हो करके नहीं गुजरती है, नहीं बहती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड से हो करके सोन नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, सोन नदी की अगर बात करें, सोन नदी जो कि एक बारहमासी नदी है और यह यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी अर्थात दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है, दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी है और इसकी अगर हम बात करें, यह छत्तीसगढ़ के गोरैला पेड़ू सरावती जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से इसका उद्गम होता है। बिहार के पटना के पास है गंगा नदी मिल जाती है। ठीक, और अमरकंटक पठार के पास में जो है एक झरने का निर्माण भी करती है और यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 4 राज्यों से हो करके गुजरती है। और सेवन की अगर सहायक नदियों की बात करें, घाघरा, जोहिला, छोटी महानदी, बनास, गोपद, रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल, ये सभी जो है सोन की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ झील दिया गया और राज्य दिया गया है। बेम्बानट झील कहाँ पे है? बेम्बानट झील जो है यह केरल में है। चिल्का झील है उड़ीसा में। शिवाजी सागर झील जो है, शिवाजी सागर झील जो है या शिवाजी सागर या शिव सागर झील की अगर हम बात करें, यह जो है आपका महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर है मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शिवाजी सागर को ही शिव सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है? गंडक, गोमती, सोन या फिर घाघरा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि सोन जो है गंगा नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। ठीक है, बाकी गंडक, गोमती, घाघरा सभी जो है गंगा नदी में मिलने वाली
गंगा नदी से मिलने वाली बाईं ओर की सहायक नदियाँ, ठीक है, सभी जो है बाईं ओर की सहायक नदी है, बाकी आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन जीडीपी अपस्फीति के संदर्भ में सही है? वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित इसका उपयोग मुद्रास्फीति की माप के रूप में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, पहला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। और क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित नहीं है, इसमें विभिन्न सेवाओं सहित पूरी अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक है? बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थिति, स्वच्छता और रोजगार, कौन जो है इसका संकेतक है, यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसमें बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थिति और स्वच्छता, इन तीनों आधारों पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जो है आकलन किया जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? रंगराजन आयोग, सरकारिया, राजा चिलैया या फिर पीके मोहंती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रंगराजन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएसएससी का गठन किया गया था, ठीक है, और इनके द्वारा जो सिफारिश की गई थी 2005 में इसकी सिफारिश की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। आपका एसडीजी कुछ गोल दिया गया है और किस गोल में किसका उल्लेख किया गया है उससे सम्मिलित करना है। एसडीजी गोल 5 की अगर हम बात करें, इसमें लैंगिक समानता की बात की गई है, लैंगिक समानता की। एसडीजी गोल 6 जो है इसमें स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है एसडीजी गोल 6 में। एसडीजी गोल 7 की बात करें, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है एसडीजी गोल 7 में, ठीक है। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एसडीजी गोल 7 में। एसडीजी गोल 8, इसमें जो है उपयुक्त कार्य और आर्थिक विकास, उपयुक्त कार्य एवं आर्थिक विकास, ठीक है, किसमें की गई? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है एसडीजी गोल 8 में, ठीक। इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2। और पूरा अगर एसडीजी गोल जो 17 है उसकी अगर हम बात करें उसे देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उससे आते रहते हैं। तो एसडीजी गोल फर्स्ट, इसमें गरीबी उन्मूलन की बात की गई है, और ये भी देख लें कि कब तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक, 2030 तक जो है इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2015 में एसडीजी गोल का स्थापना किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2030 तक ये जो गोल बताए जा रहे हैं इनको प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। जिसमें एसडीजी गोल फर्स्ट, जिसमें गरीबी उन्मूलन की बात की गई है। एसडीजी 2, जिसमें भूखमरी उन्मूलन, भूखमरी को समाप्त करने की बात की गई है। एसडीजी 3, जिसमें स्वच्छ स्वास्थ्य और खुशहाल की बात की गई है। एसडीजी 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। एसडीजी 5 में लैंगिक समानता। एसडीजी 6 में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात की गई है। एसडीजी 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की। एसडीजी 8 में उपर्युक्त कार्य और आर्थिक विकास की बात की गई है। एसडीजी 9 में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, यह जो है एसडीजी 9 में है। एसडीजी 10 में असमानताओं में कमी करने की बात की गई है। एसडीजी 11 में सतत शहर एवं समुदाय का स्थापना का बात किया गया है। एसडीजी 12 में उत्तरदायित्व, उपभोग और उत्पादन की बात किया गया है। एसडीजी 13 में जलवायु कार्रवाई की। एसडीजी 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा की। एसडीजी 15 में स्थलीय जीवों की सुरक्षा की। और एसडीजी 16 जो है इसमें शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है। और एसडीजी 17 जो है ये लक्ष्यों के लिए साझेदारी, मतलब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देशों के बीच जो साझेदारी की जाएगी इसका उल्लेख किया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1944 में गांधीवादी योजना शुरू किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। ऑप्शन ए हो जाएगा। विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम किससे संबंधित है? विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम जो है किससे संबंधित? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यह संबंधित है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प मुद्रा बाजार के बारे में सही है? शीघ्रावधि द्रव्य अर्थात कॉल मनी बाजार में धनराशि आमतौर पर 15 दिनों के लिए उधार लिया जाता है या फिर जुटाया जाता है,
नोटिस मनी मार्केट के अंतर्गत बैंक मुद्रा बाजार के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। कॉल मनी की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो पैसे लिए जाते हैं, इसके अंतर्गत जो पैसे 15 दिन की अवधि के लिए नहीं लिए जाते हैं, ठीक है, 15 दिन की अवधि के लिए नहीं लिए जाते हैं। इसमें एक लघु मांग पर पुनर्वित होता है, जिसके परिपक्वता की अवधि जो है एक दिन से लेकर के 15 दिन तक होती है। 15 दिन तक लेने, 1 से 15 दिन तक, ठीक। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखतों के बारे में सही है? ट्रेजरी बिल प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया वचन पत्र है। वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता की अवधि 15 दिन से लेकर के 365 दिन तक होती है। जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार के आरक्षित पराक्रम्य अर्थात बेंचनीय लिखत है, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है? मौद्रिक नीति का संचालन, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, नई मुद्रा जारी करना, या फिर बाह्य ऋण का प्रबंधन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति का संचालन करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना और नई मुद्रा जारी करना, ये सभी जो है आरबीआई के कार्य हैं। ये सभी आरबीआई के कार्य, जबकि बाह्य ऋण का प्रबंधन करना यह जो है भारत सरकार का कार्य, ठीक है, भारत सरकार का। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1988, 1982, 1996 या फिर 1995। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1988 में। 1988 में ऑप्शन ए सही है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका जो पहली बार गठन किया गया था 2010 में किया गया था, ठीक है, 2010 में। राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए, राजकोषीय घाटा और ब्याज के भुगतान के बीच के अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है, ठीक है, प्राथमिक घाटा। मान लीजिए, देखिए, राजकोषीय घाटा जो ऐसे प्रतिवर्ष जो ऋण लिया जाता है, बजट को पूर्ण करने के लिए जो ऋण लिया जाता है, उस ऋण के बदले में हमें ब्याज देना पड़ता है। तो अगर जो है ब्याज के ऋण के हिस्से में से ब्याज वाले हिस्से को घटा करके फिर उसके बाद गणना किया जाए, तो जो आएगा वही होता है आपका प्राथमिक घाटा, ठीक है, बी हो जाएगा। भारत में थोक कीमत सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते का घटक नहीं है? विदेश से ऋण प्राप्त करना, विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, विदेशी निवेश, या फिर सेवाओं का व्यापार। कौन सा विकल्प जो है सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेवाओं का व्यापार। ऑप्शन डी, यह जो है पूंजी खाते के अंतर्गत, या कह सकते हैं कि पूंजी खाते का घटक नहीं है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? आयात सस्ता हो जाएगा, उपभोग में विविधता आएगी, अधिक विदेशी अस्थियों का स्वामित्व की स्वतंत्रता मिलेगी, या फिर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में वृद्धि होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मुद्रा का अगर अवमूल्यन किया जाता है तो इसका प्रभाव होगा कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी विनिमय दरों के बारे में सही है? सांकेतिक का प्रभावी विनिमय दर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेतक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान संतुलन का आकलन करने के लिए रीर मॉडल का उपयोग करती है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प। निम्नलिखित में से कौन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी का सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, या फिर चाइना। कौन एपीईसी का सदस्य नहीं है? देखिए, भारत जो है यह एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी का सदस्य नहीं है, ठीक है। और एपीईसी का जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1989 में, 1989 में किया गया था, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चाइना, यह सभी जो है इसके सदस्य हैं, भारत नहीं है। निर्धनता आकलन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। लकड़ावाला समिति, लकड़ावाला समिति का गठन कब किया गया था?
देखिए, अगर लकड़वाला समिति के गठन की हम बात करें, इसका गठन किया गया था 1993 में, ठीक है। अलग समिति का गठन किया गया था 1979 में, ठीक। और तेंदुलकर समिति का जो गठन है वह 2009 में, रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया था, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 1 3 4 और यह सभी जो है निर्धनता का आकलन करने के लिए गठित की गई समितियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के बारे में सही है? यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीपीआई डेटा का उपयोग करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर, आईआईटी प्रयागराज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? देखिए, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है, सम्मानित किया गया, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? किस बैंक द्वारा नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया, ठीक है, नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जल में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित किया है? आईआईटी इंदौर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी दिल्ली। किसके द्वारा इसका विकास किया गया है? इसका जो विकास किया गया है या आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया। ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में होटल और रिसोर्ट के लिए एक नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत की है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। दिसंबर 2023 में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? प्रयागराज, वाराणसी, अम्बेडकर नगर या फिर देवरिया। देखिए, इसका जो उद्घाटन किया गया है या वाराणसी में किया गया, ठीक है, स्वरवेद, और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 18 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई में भारत की रैंकिंग क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अगर हम बात करें, इसमें जो भारत की रैंकिंग है वह 7वीं है। भारत जो है 7वें नंबर पे, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो 1 2 3 है वह किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुआ कि कोई भी देश अपने जलवायु प्रदर्शन उतना अच्छा बेहतर नहीं कर पाया है कि यह 3 अंक जो है उसे प्राप्त हो, ठीक है। और भारत की अगर हम बात करें, भारत इस मामले में जो है आपका 7वें नंबर पे है, ठीक है, भारत 7वें नंबर पे है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। और डेनमार्क है इस मामले में 4थे नंबर पे, ठीक, चौथे मतलब पहले नंबर पे डेनमार्क है, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था? डैनियल बोरेनबोइम, अली अबू अव्वाद, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान या फिर योहेई सासाकावा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डैनियल बारेनबोइम और अली अबू अब्बाद को 2023 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था निशस्त्रीकरण के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस ब्रैडन हॉल समूह अर्थात ग्रुप के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही है। निम्नलिखित में से किसे छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृता पाल सिंह को दिया गया, सुकृता पाल सिंह को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए यह दिया गया था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पॉट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है? यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय द्वारा, यह बताना है।
रक्षा मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जल शक्ति या फिर वस्त्र मंत्रालय। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्त्र मंत्रालय द्वारा, कपड़ा मंत्रालय। ठीक है पाठ मित्रों, ऑप्शन डी। जंतु कोशिका के घटकों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। रिक्तिकाएं अंतः कोशिका दबाव बनाए रखती हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? कौन थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है, या फिर किसका संबंध जो है थैलोफाइटा से नहीं है? स्पायरोगायरा, चरा, यूरोथ्रिक्स या फिर मॉस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉस। मॉस का संबंध जो है यह थाइलोफाइटा से नहीं है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पौधों में जटिल अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फ्लोएम जड़ों से तनों और पत्तियों तक पानी का संचालन करता है। जाइलम पौधों के भागों की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। जाइलम भोजन को पत्तियों से जड़ों और तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा, अर्थात ए और सी गलत है। ठीक है, फ्लोएम जो है यह फूड अर्थात भोजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, और जाइलम जो है जलों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एपिनेफ्रिन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन। कौन पादप हार्मोन है ये बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन जो है यह एक पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव आमाशय द्वारा स्रावित होता है? मानव के आमाशय द्वारा कौन सा इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका HCl है, यह मानव के आमाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा विकल्प सही है? धमनियां शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। कोशिकाएं धमनियों और सिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि अगर धमनियों की बात करें, धमनियाँ जो हैं हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं। फुफ्फुसी धमनी को छोड़ करके सभी धमनियाँ जो हैं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती हैं। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत। निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं। देखिए प्लेटलेट्स जो है इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र का भाग है? रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन, स्नैप्स या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। न्यूरॉन, रीढ़ की हड्डी और स्नैप्स ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। मानव आँख में वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है किस पे बनता है? मानव आँख में वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है यह रेटिना पर बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है यह वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ वंश दिए गए हैं और इन वंश का शासन जो है कब से कब तक था उससे सम्मिलित करना है। बात करें अगर खिलजी वंश, खिलजी वंश का शासनकाल जो है यह 1290 से 1320 तक था खिलजी वंश का शासन। ठीक है, गुलाम वंश का जो शासन है 1206 से 1290 तक था। लोधी वंश का जो समय है यह 1451 से 1526 तक है। 1451 से 1526 तक। और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन विचार 132, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जालंधर युद्ध, कीली युद्ध, अमरोहा और रावी युद्ध। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए बात करें अगर हम जालंधर युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1298 में हुआ था। और यह सभी युद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लड़े गए थे, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, जालंधर युद्ध 1298 ईस्वी में हुआ था। कीली युद्ध की अगर हम बात करें यह 1299 में हुआ था कीली युद्ध। अमरोहा युद्ध जो है 1305 में हुआ था, 1305 में अमरोहा। और रावी का युद्ध हुआ था 1306 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है या लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा गया था कब? चौसा की लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी? देखिए चौसा की लड़ाई जो है
1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और यह मुख्य मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित होता है। ठीक है, हुमायूं पराजित होता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, हरिहर प्रथम, यह जो है आ जाएगा पहले नंबर पे। इसका शासन जो है 1336 से 1356 तक था। ठीक, और बुक्का प्रथम की अगर हम बात करें, यह 1356 से लेकर के 77 तक बुक्का प्रथम था। और देवराय द्वितीय की अगर हम बात करें, देवराय द्वितीय जो है इनका समय 1426 से लेकर के 46 तक था। और कृष्णदेव राय का जो समय है, कृष्णदेव राय के शासन या इनके जो कार्यकाल है, यह 1509 से लेकर के 29 तक था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन बी। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किसमें किया गया है? अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का जो उल्लेख किया गया है, यह किया गया है आपके प्रमुख शिलालेख जो 5 है, इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया है। ठीक है, और प्रमुख शिलालेख 3 की अगर हम बात करें, इसमें ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना, इसकी बात करता है। ठीक है, और जो शिलालेख आपका 4 है, इसमें धम्म नीति की बात की गई है। उसके साथ साथ जानवर की हत्या, नैतिकता की कमी, ब्राह्मण और श्रमणों के प्रति आदर, हिंसा को त्यागना, अनुचित व्यवहार न करना, ठीक है, इन सभी पर रोक लगाने और इन सबको जो है प्रोत्साहन कर देने की बात की गई है। ठीक है, और 5 जो है इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। 5 में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। और जो छठा शिलालेख है, इसमें कहा गया है कि धम्म महामात्रों को किसी भी समय अपनी रिपोर्ट राजा के पास लाने का निर्देश दिया गया। ठीक है, मतलब चाहे रात हो, दिन हो, 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, ठीक है, या सुबह के 4 बजे हो, वह रिपोर्ट जो है राजा को सौंप सकता है किसी भी समय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। और प्रयाग प्रशस्ति जो है इसी के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन भी हो जाएगा। चंदावर की लड़ाई में गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी गई। चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गौरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए। राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। मैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर या फिर मद्रास, कहाँ के जो है यह एक चित्रकार थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रावणकोर के। त्रावणकोर के जो है एक चित्रकार थे, मतलब राजा थे, और इन जो है चित्रकारी में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। निम्नलिखित में से कौन षड्ग दर्शन से संबंधित है? कौन षड्ग शब्द से संबंधित है? नृत्य, चित्रकारी, कठपुतली या फिर मिट्टी के बर्तन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चित्रकारी, ऑप्शन बी हो जाएगा। एलिफेंटा गुफा किस धर्म से संबंधित है? एलिफेंटा गुफा का जो संबंध है किस धर्म से है? इसका संबंध है बौद्ध और शैव धर्म से। बौद्ध धर्म और शैव धर्म से संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भारत सरकार 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में बहुमत प्राप्त हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही, दूसरा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें, बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत, इन क्षेत्रों में जो है बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है इन्हें बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक, इन क्षेत्रों को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में इन्हें बहुमत प्राप्त हुआ था। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हिंद एसोसिएशन सोहन सिंह भाभना, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, पेरिस इंडिया सोसाइटी मैडम भिकाजी कामा। आपको बताना है कि कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय सेना या फिर इंडियन नेशनल आर्मी। इसका जो गठन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो सेना है या भारतीय राष्ट्रीय आर्मी जो है, इसका गठन जो किया गया था 1942 में, 1942 में मोहन सिंह द्वारा। ठीक है, मोहन सिंह द्वारा किया गया था। ठीक, तो सही आंसर जो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और बाकी हिंद एसोसिएशन की बात करें,
1913 में हिंद एसोसिएशन का स्थापना किया गया था सोहन सिंह भाखना द्वारा, ठीक है। और इंडिया हाउस की अगर हम बात करें, इंडिया हाउस का स्थापना किया गया था 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। पेरिस इंडिया सोसाइटी का गठन, इसका गठन भी 1905 में ही मैडम भिकाजी कामा द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, राजकुमार शुक्ल या फिर मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल का संबंध इससे नहीं था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल का संबंध इससे नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश से किसान सभा का जो गठन किया गया था या फिर स्थापना किया गया था, यह 1918 में किया गया था। समय भी याद रखिएगा। भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का आयोजन किया गया था इलाहाबाद, पुणे में भारत स्त्री महामंडल की पहले बैठक का आयोजन किया गया था। और कब किया गया था? इसका जो आयोजन है यह किया गया था 1910 में सरला देवी चौधरानी द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इलाहाबाद प्रयागराज जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इलाहाबाद प्रयागराज का अध्यक्षता जो है, इसका अध्यक्षता किया गया था विलियम बेड अर्बन द्वारा, ठीक है। लखनऊ की अध्यक्षता जो है, लखनऊ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह किया गया था रमेश चंद्र दत्ता द्वारा, ठीक, रमेश चंद्र दत्ता द्वारा किया गया था। और बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले, कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। फराजी विद्रोह कहाँ पे शुरू हुआ था? फराजी विद्रोह पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। फराजी आंदोलन की जो शुरुआत है पश्चिम बंगाल में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। और ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ एक प्रमुख आंदोलन था जिसका नेतृत्व हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। इसका नेतृत्व किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र की शुरुआत की थी? बाल शास्त्री जाम्बेकर, ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर मधुसूदन रॉय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा दर्पण समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। और मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब किया गया था? मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में इसका स्थापना किया गया, ठीक है। मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया गया था 1884 में, और वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू द्वारा मिल करके इसका स्थापना किया गया था, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। देशेर कथा पुस्तक की रचना किसने की थी? देशेर कथा पुस्तक की रचना की गई थी सखाराव गणेश देउस्कर द्वारा इसकी रचना की गई थी। कब किया गया था? 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1904 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? शिमला प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है यह किया गया था आगा खां द्वारा। आगा खां ने शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। और यह जो शिमला का प्रतिनिधिमंडल जो बुलाया गया था 1906 में बुलाया गया था, ठीक है, जिसका नेतृत्व किया था आगा खां ने। मद्रास की संधि का संबंध किससे है? मद्रास की संधि का संबंध है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था और इसकी समाप्ति के बाद जो है मद्रास की संधि किया गया था, ठीक है, जो 1764 से लेकर के 1769 तक यह चला था, ठीक है, 1769 तक। और इसकी समाप्ति के बाद जो है मद्रास की संधि की गई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था? वी राघवाचारी, केटी तेलंग, दादा भाई नौरोजी या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसका गठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की जिसमें गर्मपंथियों को पुनः शामिल किया गया था? अंबिका चरण मजूमदार। और वही जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, ठीक है, जिसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनके बीच भी इसमें समझौता हो गया था, तो भी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था? इसका जो प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 यह जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, जिसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी। तो उसकी जो है सही हो जाएगा। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण, वाहनों का जो पीछे का दृश्य हो देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित द्रव्यात्मकों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसके अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में खनिज नमक, उसके बाद रूबी माणिक्य आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका नीलम और फिर आ जाएगा हीरा। सभी जो है आपके क्रम से हैं और बी हो जाएगा बी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को पक्षमाभी पेशियों द्वारा समायोजित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों के संकुचन या फिर शिथिलन के साथ बदलती रहती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने का कारण है? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, अपवर्तन या फिर डिस्प्रेशन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन। ऑप्शन सी सही है। लिटमस विलियन का वास्तविक रंग कैसा होता है? लिटमस विलियन का वास्तविक रंग कैसा होता है? इसका जो वास्तविक रंग अगर बात करें तो वो बैगनी होता है, ठीक है। लिटमस पेपर का वास्तविक रंग होता है बैगन। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रकार है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, बेकिंग सोडा। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर यह तीनों जो है कैल्शियम कार्बोनेट के प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शन बी। कौन सा पद किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के मापन को दर्शाता है? यह जो है आपका पीएच मान में इसे दर्शाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा पीएच मान में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। इसमें अगर बात करें सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर की अगर हम बात करें, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक, इसमें जो है जैसे जो चींटियाँ काटती हैं और जो दर्द होता है किसकी वजह से होता है? देखिए इसकी अगर बात करें चींटी के, इसमें पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल और खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ही हो जाएगा। दंत क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है या फिर से कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण होता है, यह बताना है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के माध्यम से जो है दंत क्षय को कम किया जा सकता है या फिर से इसे रोका जा सकता है। ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाती है? उसे क्या कहा जाता है? इसे जो है जो एल्युमिनियम पर मोटी परत चढ़ाई जाती है इसे एनोडीकरण कहा जाता है। ऑप्शन है एनोडीकरण। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पहले मधुपुरा के नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को या किस जिले को पहले मधुपुरा के नाम से जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा को। ऑप्शन सी। फारसी पुस्तक बहरेज ख्वार के लेखक कौन है? इसकी रचना की गई थी शेख बजीहुद्दीन अशरफ लखनौरी द्वारा। शेख बजीहुद्दीन अशरफ लखनौरी द्वारा इसकी रचना की गई थी। किस शहर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था? आयुर्वेद जो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और 13वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 या इसका खिताब जो है किसने जीता था? इसका खिताब जीता था पंजाब ने इसका खिताब जीता था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1974 के तहत कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है। वैधानिक प्राधिकरण है 1974 नहीं 1963 के तहत, तो पहला गलत हो जाएगा। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 भारत और किस देश के बीच एक सहकार्य है? यूनाइटेड किंगडम, जापान, स्वीडन या फिर नॉर्वे।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन के साथ। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा की थी? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा किसमें की किस किस देश द्वारा की गई थी? देखिए इसकी घोषणा जो है यह की गई थी आपके भारत द्वारा। COP28, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि COP28 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। और हाल ही में COP29 का आयोजन जो है अजरबैजान में किया गया था, ठीक है, अजरबैजान में। बाकी COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था बताइएगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था जब हुआ था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऊट पटांग हरकतें या फिर से प्रावधान किए गए थे जिस कारण उसमें सुर्खियाँ बना था। सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के संबंध में दिसंबर 2023 में RBI ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। 16वां वित्त आयोग की सिफारिश कब से शुरू होगी? 16वां वित्त आयोग की जो सिफारिश है 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिश शुरू हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस संस्थान मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 लॉन्च किया है? एम्पलीफाई 2.0 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने नरकुंडम द्वीप के निकट तेल और गैस की खोज की है? नरकुंडम द्वीप के निकट तेल और गैस की खोज IIT कानपुर द्वारा किया गया, ठीक है, IIT कानपुर द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज की शुरुआत की है? मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत बिहार सरकार द्वारा किया गया, ऑप्शन है। रिलायंस जियो ने किसके सहयोग से भारत GPT लॉन्च किया है? भारत GPT रिलायंस जियो ने किसके सहयोग से लॉन्च किया है? यह जो है IIT बॉम्बे के सहयोग से लॉन्च किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा की शुरुआत की है? किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? देखिए इसकी जो शुरुआत है यह की गई थी गुजरात द्वारा, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है जो गुजरात में द्वारका जहाँ डूबा है उसका जो है भ्रमण किए थे, और उसके बाद जो है यह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, ऑप्शन भी हो जाएगा। अभय अस्तम कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? अभय अस्तम कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा, अभय अस्तम, ऑप्शन है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का विषय क्या था? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का विषय क्या था? इसका विषय था कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर AI का प्रभाव। कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर AI का प्रभाव, यह इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का विषय था। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार 2023 दिया गया है? किस हवाई अड्डे को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह पुरस्कार केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में है इसको दिया गया, ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेडटेक मित्र ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? मेडटेक मित्र ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? यह जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर से पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी? पहली अमृत भारत ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई गई थी कहाँ से दिखाई गई थी? अयोध्या से, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन आगरा में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा में। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कछुआ पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट एलिफेंट लुप्तप्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जो आपका ये बनाया गया है, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें कछुआ पुनर्स्थापन या संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना की जो शुरुआत की गई थी, कछुआ संरक्षण परियोजना उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है 1992 में किया गया था। और लुप्तप्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र इसका स्थापना 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं इसका जो शुरुआत किया गया था यह 2013 में किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3124 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है बरेली में, ठीक है। अन्य जो उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण संस्थान है जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है,
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश के बारे में सही नहीं है? मिर्जापुर विंध्यवासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रुस्तम खान ने 1625 में मुरादाबाद की स्थापना की थी। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय बहराइच में है और झांसी शहर पाहुज और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवीपाटन मंडल मुख्यालय इसका बहराइच में, यह गलत है। ठीक है, यह गलत है। बाकी जो विकल्प हैं वो आपके सही हो जाएंगे, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। और देवीपाटन जो कहाँ गया, देवीपाटन मंडल जो है इसका जो मुख्यालय है यह बहराइच में, यह आपका गलत है। ठीक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की मध्ययुगीन वास्तुशिल्प के संदर्भ में सही है? आगरा किला को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। महताब बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, अर्थात पहला जो है सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, आगरा में स्थित चारबाग परिसर में सम्राट बाबर ने 1503 में उद्यान का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस महताब बाग जिसे कहा जाता है, जिसे महताब बाग कहा जाता है। शाहजहां ने नहीं, इसका निर्माण करवाया था किसने? बाबर ने। ठीक, बाबर ने। निम्नलिखित गायकों में से कौन फतेहपुर सीकरी घराने से संबंध है? किसका संबंध फतेहपुर सीकरी घराने से है? इसमें कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। केसरी बाई, सैयद खान, मुनीर खातूम बेगम या फिर गुलाम रसूल खान। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर सैयद खान और गुलाम रसूल खान, इन दोनों लोगों का संबंध जो है फतेहपुर सीकरी घराने से है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1976 में। 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यश भारती पुरस्कार के बारे में सही है? इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी और यह केवल साहित्य और सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यह साहित्य, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, फिल्म, विज्ञान हो गया, पत्रकारिता, हस्तशिल्प हो गया, संस्कृति, शिक्षा, संगीत, नाटक, खेल, उद्योग, ज्योतिष, इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। 1998 में उत्तर प्रदेश वानिकी योजना किसकी सहायता से शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश वानिकी योजना की शुरुआत 1998 में किसकी सहायता से किया गया था? यह जो है विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है वाराणसी में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यह जो है आपके मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह कहाँ पे? लखीमपुर खीरी। और सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन नीम कोटेड यूरिया के बारे में सही है? नीम कोटिंग नाइट्रीकरण प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। सभी घरेलू उत्पादकों के लिए अनिवार्य है कि वे किसी भी प्रकार के यूरिया का उत्पादन नीम कोटेड यूरिया के रूप में ही करें। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का स्थापना कब किया गया था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का स्थापना 1929 में किया गया था। ठीक है, 1929 में। निम्नलिखित में से कौन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का घटक है? जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वाफसा। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सभी जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाफसा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की शीतधारा नहीं है? कैलिफोर्निया, आयोसीवो, पेरुवियन या फिर क्यूरोसिवो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो क्यूरोसिवो है यह शीतधारा नहीं है। ठीक है, यह शीतधारा नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत परियोजना राज्य सही सुनित नहीं है? डोयांग नागालैंड में है, टिहरी है उत्तराखंड में, कामेंग है अरुणाचल प्रदेश में और कोटेश्वर है मिजोरम में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
कोटेश्वर, मिजोरम, यह गलत है। कोटेश्वर जो है यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, भोरघाट महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा जो है कहाँ पे है? नाथुला दर्रा की अगर हम बात करें तो यह सिक्किम में है। नाथुला हो गया, जेलेपला हो गया, यह दोनों जो है सिक्किम में है। साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है? 1927 में भारत सरकार ने 1919 के कामकाज की समीक्षा करने के लिए इसका जो है नियुक्ति किया गया था और इसने द्वैध शासन को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है साइमन कमीशन के बारे में सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अहमदाबाद कॉटन मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली, चंपारण। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। ये जो घटनाएं हुई थी इन्हें क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद कॉटन मिल हड़ताल जो हुआ था यह हुआ था आपका फरवरी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें यह हुआ था आपका मार्च 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह जो है यह 1928 में हुआ था और चंपारण हुआ था 1917 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ठीक, 4, 1, 2, 3। हड़प्पाई लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे चित्रात्मक तथा वर्णात्मक दोनों चीज़ें शामिल हैं, या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें केवल चित्रात्मक है, वर्णात्मक नहीं है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। और यह जो चित्रात्मक लिखावट है इसको पिक्टोग्राफिक तकनीक कहा जाता है, ठीक है, पिक्टोग्राफिक तकनीक। और जो लिखावट का तरीका इसे वेस्ट्रोफेंडम तकनीक कहा जाता है, ठीक, ऑप्शन सी। ऋग्वैदिक प्रशासन में अक्षवाप कौन था? ऋग्वैदिक शासन में किसे अक्षवाप कहा जाता था? जो लेखाकार है उसको कहा जाता था अक्षवाप। देखिए ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो प्रमुख अधिकारी हैं वो देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो उस समय बुलाए जाते थे पूछ लेता है। कर संग्रहकर्ता को ऋग्वैदिक काल में भागदूत कहा जाता था, सारथी को सूत, लेखाकार को अक्षवाप, प्रतिहारी को क्षत्रिय, शिकार के दौरान जो राजा का साथ देता था, राजा के साथ जाता था उसे गोवी कर्तन, जो विदूषक होता था उसे पालागक, बढ़ई को तछड़, रथ निर्माता को रथकार, मुख्य जो पुजारी होता था उसे पुरोहित कहा जाता था, सेनापति को सेनानी और ग्राम प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक महाजनपद दिए गए हैं और उस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी उसे सुनिश्चित करना है। वत्स की राजधानी जो है कहाँ थी? देखिए वत्स की राजधानी की अगर हम बात करें, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अंग की राजधानी थी चंपा। सूरसेन की राजधानी, सूरसेन की जो राजधानी है या मथुरा थी। चेदी की राजधानी थी सुक्तिवा थी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए जो 16 महाजनपद थे इनकी राजधानियाँ कहाँ थी एक बार देख लीजिए। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। काशी की राजधानी काशी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अंग की राजधानी चंपा। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अवंती की उज्जैनी माहिष्मती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। सूरसेन की राजधानी था मथुरा। पांचाल का अहिच्छत्र काम्पिल्य। मत्स्य का विराटनगर। चेदी का सोथिवती। गांधार का तक्षशिला। कंबोज का पुंछ था। अस्मक का प्रतिष्ठान या पैठन। वज्जी का वैशाली और मल्ल का कुशीनारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए साथियों, जो एग्ज़ाम अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो हिस्ट्री, जोग्राफी के या फिर से एनवायरनमेंट के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन से ज़्यादातर जो मिसलेनियस वाले होते हैं जो ज़रूर पूछे जाते हैं, वो अब उसके जो वीडियो हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे। मुश्किल से 15 या 20 मिनट, 15 या 20 मिनट के वीडियो होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन्हें भी अपलोड किया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी तरह से अच्छे से होती रहे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और फिर से कोई भी कमी ना हो, ठीक है। तो बाकी आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।